नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की उस किताब में जिसने अनगिनत लोगों के लिए पैसे के मायने ही बदल दिए। योर मनी और योर लाइफ। ये सिर्फ एक और पर्सनल फाइनेंस किताब नहीं है। मतलब ये हमारे पैसे के साथ जो रिश्ता है ना, उसको जड़ से बदलने का एक तरह का नक्शा बताती है। हम में से कई लोग अक्सर ऐसा महसूस करते हैं ना, जैसे एक अंधीन दौड़ में भाग रहे हो। कमाओ, खर्च करो, बिल भरो और फिर से वही चक्कर। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस इसी में निकल रही है, कंट्रोल कहीं और ही है। तो ये किताब दावा करती है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक प्रैक्टिकल तरीका। चलिए इस नक्शे को थोड़ा खोल कर देखते हैं। इसे बनाने वाले कौन थे? विकी रॉबिन एक काफी प्रभावशाली सामाजिक प्रवर्तक हैं और जो डोमिंगेज, हाँ, जो डोमिंगेज एक कमाल के वित्तीय विश्लेषक थे। और सबसे दिलचस्प बात ये कि वो सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे। सिर्फ 31 में? ये बात ही सोचने पर मजबूर करती है ना। बिल्कुल। और उनकी जो सोच है वो पारंपरिक बजट बनाने या सिर्फ पैसा बचाने से बहुत आगे जाती है। ये असल में धन, खुशी और यहाँ तक कि आज़ादी की हमारी बुनियादी परिभाषा पर ही सवाल उठाती है। ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। मतलब एक फ्रेमवर्क है वित्तीय तनाव से मुक्ति पाने और एक ज्यादा सार्थक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने का। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन क्या रखा जाए? हम इस किताब के उस मशहूर 9 चरणीय कार्यक्रम 9 स्टेप प्रोग्राम के बिल्कुल दिल में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये कदम क्या है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी सोच को कैसे बदलते हैं और क्यों ये इतने प्रभावशाली साबित हुए हैं। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कदम है अतीत के साथ शांति स्थापित करना। सुनने में थोड़ा गहरा लगता है ना? हाँ, थोड़ा फिलोसॉफिकल सा। पर इसका प्रैक्टिकल मतलब है पूरी ईमानदारी से ये हिसाब लगाना कि आपने आज तक, मतलब अपनी पूरी जिंदगी में कुल कितना पैसा कमाया है। टोटल लाइफ टाइम अर्निंग्स। हर स्रोत से, हर नौकरी से, सब कुछ। और फिर आता है वो पल जो अक्सर चौंका देता है। उस बड़ी जीवन भर की कमाई के आंकड़े की तुलना करनी होती है अपनी आज की नेटवर्थ से। नेटवर्थ यानी आपकी कुल संपत्ति, एसेट्स में से आपके कुल देनदारियां, लायबिलिटीज घटाकर जो बचता है। बिल्कुल। और यहीं पर कई लोगों को, जैसा आपने कहा, पहला झटका सा लगता है। उन्हें एहसास होता है कि अरे, मैंने तो जिंदगी में इतना कमाया, शायद लाखों या करोड़ों में। हाँ। लेकिन आज मेरे पास उसका कितना छोटा सा हिस्सा बचा है। पैसा गया कहाँ? ये हिसाब लगाना किसी आईने की तरह होता है। सही कहा, एक आईना। पर ये खुद को कोसने के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्म आलोचना के लिए नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता के लिए है। ये समझने की शुरुआत है कि पैसे के साथ हमारा अब तक का रिश्ता कैसा रहा है। हाँ। बिना ये जाने कि हम कहाँ थे, हम आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? ये पहला लेकिन शायद सबसे जरूरी कदम है उस वित्तीय धुंध को हटाने का। और जब एक बार ये आईना देख लिया, मतलब वो हिसाब लगा लिया, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि पैसा जा कहाँ रहा है अभी। एग्जैक्टली। यहीं से दूसरा कदम आता है अपने पैसे को ट्रैक करना। हर एक पैसा, छोटी से छोटी कॉफी से लेकर बड़े से बड़े खर्च तक, सब कुछ लिखना। हाँ, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ रिकॉर्ड करना। कई लोगों को ये शायद थोड़ा बोझिल लग सकता है ना, कम से कम शुरुआत में। क्या हर चीज लिखनी पड़ेगी? हाँ, लगता है। लेकिन देखिए, जागरूकता ही तो बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब आप सच में बिना किसी अनुमान के देखते हैं कि आपका पैसा असल में कहाँ जा रहा है, अच्छा, किन चीजों पर, किन आदतों पर, तभी आप नियंत्रण वापस लेना शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाना, अचानक सब साफ दिखने लगता है। ये बात मुझे थोड़ी दिलचस्प लगती है। सिर्फ ट्रैक करना ही काफी है या इसमें और भी कुछ है? मतलब सिर्फ लिखने से क्या होगा? ट्रैक करना तो शुरुआत है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर तीसरा कदम आता है, जो मेरे ख्याल से इस किताब का दिल है, इसका सबसे क्रांतिकारी विचार। वो क्या है? पैसे को जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी के बराबर मानना। जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी। ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है, लेकिन आप कह रही हैं ये असल में एक गणितीय हिसाब है। कैसे? सोचिए, आप पैसा कमाने के लिए क्या देते हैं? अपना समय, अपनी ऊर्जा, सही कहा जाए तो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो किताब कहती है पहले अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी निकालिए। और ये सिर्फ आपकी सैलरी नहीं है। अच्छा, तो इसमें और क्या शामिल है? इसमें काम से जुड़े सारे खर्चे भी शामिल करने होंगे, जैसे आने जाने का खर्च, काम के लिए खास कपड़े, ऑफिस की चाय कॉफी, यहाँ तक कि काम के तनाव को कम करने के लिए आप जो करते हैं, जैसे वीकेंड पर महंगी फिल्म देखना या बाहर खाना। हाँ,
शायद वो भी उन सब का खर्च घटाने के बाद जो बचता है वो है आपकी असली कमाई प्रति घंटा। ओके, तो ये सिर्फ घंटे की रेट नहीं बल्कि उसमें लगने वाली पूरी कॉस्ट को ध्यान में रखता है। मान लीजिए ये सब हिसाब लगाने के बाद कोई असल में प्रति घंटा 500 रुपए कमाता है। बिल्कुल। अब सोचिए वो व्यक्ति 5,000 रुपए की कोई चीज खरीदता है, मान लीजिए एक नया गैजेट या कहीं डिनर पर गया। हाँ, पारंपरिक सोच कहेगी कि उसने 5,000 रुपए खर्च किए। ठीक। लेकिन इस किताब की नजर से उसने असल में अपनी जिंदगी के 10 घंटे खर्च किए हैं। 5,000 रुपए को 500 प्रति घंटा से भाग दिया। 10 घंटे? हाँ, अब सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या मेरे पास 5,000 रुपए हैं, सवाल ये है क्या ये गैजेट या ये डिनर मेरी जिंदगी के 10 अनमोल घंटों के लायक है? क्या मैं अपनी जिंदगी का इतना हिस्सा इसके लिए देना चाहता हूँ? एग्जैक्टली। वाह, ये तो सोचने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। हर खरीदारी अब सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं बल्कि जिंदगी के समय का सौदा बन जाती है। इस्तेमाल किया जाए जुनून की तरह नहीं। इसका मकसद अपराध बोध, गिल्ट पैदा करना नहीं है। अच्छा? इसका मकसद है सचेत चुनाव करना सिखाना। बस ये पूछना कि क्या ये खर्च वाकई मुझे उतनी खुशी या संतुष्टि दे रहा है जितनी मेरी जीवन ऊर्जा इसमें लग रही है। धीरे धीरे ये सोच आदत बन जाती है और आप स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर खर्च करने लगते हैं जो आपके लिए ज्यादा मायने रखती हैं। समझ गया। और इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा ठोस, ज्यादा सामने लाने के लिए आता है चौथा कदम, एक वॉल चार्ट बनाना। एक बड़ा सा चार्ट जिसे दीवार पर लगाया जा सके। हाँ, ये थोड़ा पुराने जमाने का लग सकता है आज डिजिटल एप्स के युग में, लेकिन इसमें कुछ बात है। इस चार्ट पर आप हर महीने 2 लाइनें बनाते हैं। 2 लाइनें? कौन सी? एक आपकी कुल मासिक आय की और दूसरी आपके कुल मासिक खर्च की। महीने दर महीने आप देखते हैं कि ये लाइनें कहाँ जा रही हैं, ऊपर, नीचे, पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं। तो ये सिर्फ नंबर लिखने से ज्यादा है। इसका क्या फायदा है? हाँ, बहुत ज्यादा। ये आपकी वित्तीय प्रगति का एक विजुअल नक्शा है। जब आप देखते हैं कि आय की रेखा ऊपर जा रही है या स्थिर है और खर्च की रेखा नीचे आ रही है या कम से कम आय से नीचे है, हाँ, और दोनों के बीच का फासला यानी आपकी बचत बढ़ रहा है, तो ये एक जबरदस्त प्रेरणा देता है। ये आपको दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा। अपनी आंखों से प्रगति देखना आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है, खासकर जब शुरू में मुश्किल लगे। ठीक है, तो हमने अब तक देखा अतीत को समझना, वर्तमान को ट्रैक करना, खर्च को जीवन ऊर्जा में मापना और प्रगति को विजुअली देखना। अब आगे क्या? 5वां कदम हमें और गहराई में ले जाता है, मूल्यों का संरेखण, वैल्यू अलाइनमेंट। बिल्कुल। अब जब आप जानते हैं कि आपका पैसा यानी आपकी जीवन ऊर्जा कहाँ जा रहा है, तो अगला तार्किक सवाल है, क्यों जा रहा है? क्यों? हाँ, क्यों? क्या ये खर्च आपके असल मूल्यों, आपकी गहरी इच्छाओं, आपके जीवन के लक्ष्यों से मेल खाते हैं, या ये सिर्फ आदत, सामाजिक दबाव, विज्ञापन या बस एक क्षणिक आवेग का नतीजा है? यहाँ खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं फिर, जैसे क्या ये महंगा फोन सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या मैं बस दूसरों की बराबरी करना चाहता हूँ? या फिर क्या ये रोज बाहर खाना मुझे वाकई खुशी दे रहा है या ये सिर्फ थकान या प्लानिंग की कमी का नतीजा है? यही है मूल्यों का संरेखन। ये उन खर्चों को पहचानने और धीरे धीरे कम करने के बारे में है जो आपकी जीवन ऊर्जा तो ले रहे हैं लेकिन बदले में आपको सच्ची खुशी, संतुष्टि या विकास नहीं दे रहे। मान लीजिए किसी को घूमना बहुत पसंद है, ये उसका एक कोर वैल्यू है, तो शायद वो रोज की कॉफी या नए कपड़ों पर खर्च कम करके यात्रा के लिए ज्यादा जीवन ऊर्जा बचाना चाहेगा। तो ये कंजूसी नहीं है? नहीं, ये कंजूसी नहीं, ये सचेत चुनाव है। अपनी सीमित जीवन ऊर्जा को वहां लगाना जहां वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और इसी सोच को और आगे ले जाता है 6वां कदम, खर्च कम करना लेकिन खुशी को अधिकतम करना। मिनिमाइज स्पेंडिंग, मैक्सिमाइज जॉय। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। खर्च कम करके खुशी कैसे बढ़ाएं? ये विरोधाभासी तभी लगता है जब हम मानते हैं कि खुशी सिर्फ ज्यादा खर्च करने से आती है। ये कदम हमें जरूरतों यानी नीड्स और चाहतों यानी वांट्स के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना सिखाता है। मतलब ये पूछना कि क्या ये चीज मेरे जीने या ठीक से काम करने के लिए जरूरी है या ये सिर्फ एक इच्छा है जो शायद विज्ञापन या दूसरों को देखकर पैदा हुई है। बिल्कुल, और यहीं पर मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी का जिक्र आता है। अक्सर लोग इसे कंजूसी या अभाव से जोड़ते हैं। हाँ,
आमतौर पर तो यही समझा जाता है। बिल्कुल, लेकिन किताब इसे एक बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखती है। मितव्ययिता का मतलब अभाव में जीना नहीं, बल्कि सोच समझकर कुशलता से संसाधनों का उपयोग करना है। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस जैसे जैसे चीजों को ठीक करना सीखना, फेंकने के बजाय, सेकंड हैंड खरीदना, मुफ्त मनोरंजन के तरीके खोजना, जैसे पार्क जाना या लाइब्रेरी जाना, या घर पर दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना बजाय महंगे रेस्टोरेंट जाने के। ये अक्सर ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा संतोषजनक और हाँ, आपके जीवन ऊर्जा बचाने वाला होता है। एक अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है इसका? जैसे रोज बाहर लंच करने की बजाय घर से बना स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना ले जाना। ये पैसे भी बचाता है, सेहत भी सुधारता है और अक्सर ज्यादा सुकून देता है। तो मितव्ययिता यहाँ स्वतंत्रता का एक रूप है, बंधन नहीं। ये वाकई सोच में एक अहम बदलाव है। अब 7वां कदम आता है जो हमारी कमाई पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन एक अलग नजरिए से। कमाई का उद्देश्य, अर्न विद पर्पस। हाँ, अब तक हमने खर्च पर ज्यादा ध्यान दिया, अब बात आती है कमाई की। लेकिन सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं। ये कदम कहता है कि आपका काम, जहां आप अपनी सबसे ज्यादा जीवन ऊर्जा लगाते हैं, हाँ, वो आपके मूल्यों, आपकी रुचियों और आपके जीवन के बड़े उद्देश्य से कितना मेल खाता है। मतलब क्या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपका काम आपको किसी तरह की संतुष्टि या सार्थकता, मतलब मीनिंग भी देता है? एग्जैक्टली। अगर कोई नौकरी आपको भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से निचोड़ रही है, भले ही वो आपको अच्छा पैसा देती हो, तो उसकी असली लागत क्या है? वो जीवन ऊर्जा के हिसाब से बहुत महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल, ये आपकी जीवन ऊर्जा की सीधी बर्बादी है। किताब हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या आप अपनी जिंदगी के हजारों अनमोल घंटे एक ऐसे काम में लगा रहे हैं जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है? क्या ये कमाई उस कीमत के लायक है? ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप अपनी कमाई को अपने मूल्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी बदलकर या अपनी वर्तमान नौकरी में ही किसी तरह का अर्थ ढूंढकर। वे वाकई एक गहरा सवाल है। अब आता है 8वां कदम, जो हमें उस बड़े लक्ष्य, वित्तीय स्वतंत्रता के और करीब लाता है। इसके लिए निवेश करना, इन्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाँ, बिल्कुल। जब आप सचेत रूप से खर्च करते हैं, जैसा हमने स्टेप 5 और 6 में देखा, और अपनी जीवन ऊर्जा को ट्रैक करते हैं, जैसा स्टेप 2 और 3 में, तो स्वाभाविक रूप से आपकी बचत बढ़ने लगती है। हाँ, वो गैप बढ़ने लगता है आय और व्यय के बीच। सही। अब सवाल है, इस बची हुई जीवन ऊर्जा यानी पैसे का क्या करें? इसे सिर्फ बैंक में पड़ा न रहने दें, इसे काम पर लगाएं, इसे निवेश करें। निवेश कहाँ करें? किताब क्या सुझाव देती है इस बारे में? देखिए, जब किताब मूल रूप से लिखी गई थी, तब का वित्तीय माहौल थोड़ा अलग था। तब मुख्य रूप से सुरक्षित, नियमित आय देने वाली संपत्तियों, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स जैसे सरकारी बॉन्ड में निवेश पर जोर था, जिनका लक्ष्य मूलधन को सुरक्षित रखते हुए एक स्थिर आय प्रदान करना था। हाँ, आज के संदर्भ में विकल्प ज्यादा विविध है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड एक बहुत लोकप्रिय विकल्प है, क्योंकि वो पूरे बाजार के एक बड़े हिस्से में निवेश करके विविधता, डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं और लंबी अवधि में वृद्धि की संभावना भी रखते हैं। बिल्कुल, रियल एस्टेट या डिविडेंड देने वाले स्टॉक भी हो सकते हैं। मूल सिद्धांत वही है, ऐसी संपत्तियों में निवेश करना जो निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम उत्पन्न करें। पैसिव इनकम यानी ऐसी आय जिसके लिए आपको सक्रिय रूप से, मतलब रोज-रोज काम ना करना पड़े। एग्जैक्टली। लक्ष्य ये है कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर दे। आपका पैसा आपकी स्वतंत्रता खरीदे, न कि सिर्फ आपकी जीवन ऊर्जा खर्च करवाएं। और धीरे-धीरे ये निष्क्रिय आय आपके मासिक खर्चों के करीब आने लगती है। बिल्कुल, और यहीं से हम 9वें और अंतिम कदम पर पहुंचते हैं, उस खूबसूरत मंजिल की पहचान जिसकी ओर ये पूरी यात्रा है। वित्तीय स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इक्वल्स फ्रीडम। इसका क्या मतलब है? कब पता चलता है कि कोई वहां पहुंच गया इस मंजिल पर? जब आपके निवेश से होने वाली निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, आपके जीवन यापन के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो जाती है, तो आप उस जादुई बिंदु पर पहुंच जाते हैं जिसे किताब क्रॉसओवर पॉइंट कहती है। क्रॉसओवर पॉइंट? हाँ, इसका मतलब है कि अब आपको जीने के लिए अपनी नौकरी से आने वाले हर महीने के पेचेक पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
योर इन्वेस्टमेंट्स कवर योर एक्सपेंसेस। तो क्या इसका मतलब है कि आप काम करना छोड़ सकते हैं? आप चुन सकते हैं, यही तो आज़ादी है। आप चाहें तो काम करना जारी रख सकते हैं क्योंकि आपको पसंद है, या आप कम घंटे काम कर सकते हैं, या आप पूरी तरह से कुछ और कर सकते हैं। जैसे कोई जुनून पूरा करना, समाज सेवा करना, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना। बिल्कुल, आप अब अपनी शर्तों पर जीने के लिए स्वतंत्र हैं। यही सच्ची संपत्ति है इस किताब के अनुसार। बैंक बैलेंस के बड़े आंकड़े नहीं। बल्कि अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना, अपनी पसंद का जीवन जीने की स्वतंत्रता होना और पैसे की चिंता किए बिना एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस 9 चरणीय कार्यक्रम से हमने क्या मुख्य बातें सीखी? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो यही है कि पैसा सिर्फ नोट या नंबर नहीं है, ये हमारी जिंदगी की ऊर्जा का प्रतीक है। हाँ, जीवन ऊर्जा। हर खर्च हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। एकदम सही। और दूसरी बात, जागरूकता। अपने पैसे के आने जाने पर नजर रखना ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। नॉलेज इज पावर। यहाँ पर खर्च हमारे मूल्यों का आईना होने चाहिए। हमें अपनी जीवन ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। और चौथी बात, मितव्ययिता या सोच समझकर खर्च करना। फ्रुगैलिटी कोई सजा नहीं है, बल्कि हमें ज्यादा साधन संपन्न, रिसोर्सफुल और स्वतंत्र बनाता है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। सही। और अंत में, बचत सिर्फ बचत के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करके उस निष्क्रिय आय को बनाना है जो हमें असली स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। ये सब मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सच्ची संपत्ति का मतलब क्या है? हाँ, क्या ये सिर्फ बाहरी चीजें हैं, बड़ा घर, महंगी कार, बैंक में बहुत सारा पैसा, या ये कुछ और है? इस किताब का नजरिया तो काफी साफ है इस पर। सच्ची संपत्ति है समय, अपने समय पर नियंत्रण, स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से जीने की आजादी, और एक ऐसा जीवन जिसमें उद्देश्य हो, जहां पैसा आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद करे, न कि खुद ही लक्ष्य बन जाए। तो असल में ये किताब हमें पैसे को एक मालिक की तरह देखने के बजाय एक शक्तिशाली उपकरण, एक टूल के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, एक ऐसा औजार जिसे हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा सार्थक बनाने के लिए। ये वाकई एक अलग और शक्तिशाली नजरिया है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं, जिस पर वे बाद में इत्मीनान से सोच सकते हैं। जरूर। पिछले हफ्ते या पिछले महीने आपने कोई एक ठीक-ठाक बड़ा खर्च किया हो, उसके बारे में सोचिए। अब ईमानदारी से अंदाजा लगाइए कि उसमें आपकी कितनी जीवन ऊर्जा, यानी आपके कितने घंटे की कमाई लगी। और फिर खुद से पूछिए, क्या वो खर्च, वो जीवन ऊर्जा का निवेश आपके असल व्यक्तिगत मूल्यों और आपकी लंबी अवधि की वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्यों के साथ सच में मेल खाता था? बस ये एक सवाल। हाँ, बस ये एक सवाल शायद आपकी सोच को एक नई दिशा दे दे।